नमस्कार दोस्तों, विकी की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी के सेंटेंस के थ्रू बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझाया था और टेंस का फंडामेंटल बेस समझाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके आप पहले उस वीडियो को देखें और फिर इस वीडियो पे अगर आप आएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे करते हैं। तो देखिए, आपको जब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझाया था तब मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसकी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं ऐसे शब्द आते हैं। जबकि अगर हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, अगर हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो इसकी पहचान में क्रिया के बाद, क्रिया के साथ नहीं, क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं और रहे हो, इनमें से कोई भी शब्द आता है। जैसा कि आप इन पांचों सेंटेंस में देख रहे हो कि पहले में रहा हूं आ रहा है, दूसरे में रहे है आ रहा है, तीसरे में रहे हो आ रहा है, और चौथे में रही है आ रहा है, और पांचवें में हमारा रही आ रहा है। तो जिन भी सेंटेंस के अंत में क्रिया के बाद रहा है, रही है, रही है, इनमें से कोई भी शब्द आता है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। अगर आप इसके रूल की बात करें तो इसका जो रूल है वो यहाँ पे मैंने तीनों के लिख रखे हैं, ये सिंपल के लिए, ये नेगेटिव के लिए और ये इंटरोगेटिव के लिए। तो अब मैं आपको हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करके इन सभी चीजों को बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताता हूं। तो चलिए हम सबसे पहला सेंटेंस बनाने की आज कोशिश करते हैं कि भाई पहला सेंटेंस, देखिए पहला सेंटेंस है मैं स्कूल में पत्र लिख रहा हूं। मैं स्कूल में पत्र लिख रहा हूं, तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है? कर्ता ढूंढना है। कौन स्कूल में पत्र लिख रहा है? मैं। तो मैं इस वाक्य का क्या हो गया? कर्ता। सिंपल। मैं स्कूल में क्या ढूंढ रहा हूं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए सबसे पहले क्या का प्रयोग करते हैं, ये चीज मैंने फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छी तरीके से बताई थी। तो क्या से हमें मिलेगा? पत्र। और लिखना हमारी क्या है? क्रिया है, क्योंकि लिखने के लिए हमें अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए लिखना एक क्या हो गया? एक्शन। तो ये हो गई हमारी एक वर्ब। तो हमने सब्जेक्ट ढूंढा, ऑब्जेक्ट ढूंढा और वर्ब ढूंढा, और जो बच गया दोस्तों वो हो गया हमारा एक्स्ट्रा, यानी रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, यानी हमने शॉर्ट में उसे क्या दिया? एक्स्ट्रा। तो हमने सब्जेक्ट ढूंढा, ऑब्जेक्ट ढूंढा, वर्ब ढूंढा। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को ढूंढते हैं, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? बहुत ही सिंपल, कि क्रिया के बाद अगर इनमें से कोई सा भी शब्द आता है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखना, भाई लिखना हमारा मूल शब्द है, ये इसका मूल रूप है लिखना का। अब इस ना के लिए यहाँ पे क्या आ रहा है? रहा हूं आ रहा है, जो कि हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं? रूल के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो रूल कह रहा है कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट, और मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। सिंपल सी बात। अब दिक्कत आती है दोस्तों कि ये जो इज एम आर है, इनमें से कौन किसका प्रयोग किया जाएगा, किस सब्जेक्ट के लिए? इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं अपनी अगली स्लाइड में। यहाँ पे मैंने आपको बहुत डीप में समझा रखा है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि इज का प्रयोग, यानी जो इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसका प्रयोग हम ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। क्लियर है यानी बात? और एम का प्रयोग हम करते हैं आई के साथ, जबकि आर का प्रयोग हम करते हैं वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ, यानी बहुवचन के साथ। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बातें, ये चार बातें आपको दिमाग में होनी चाहिए कि इज का प्रयोग किसके साथ होता है, एम का किसके साथ होता है और आर का किसके साथ होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर किसी वर्ब के अंत में ई है
और उसके साथ आईएनजी लगना है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि ड्राइव, ड्राइव के साथ आईएनजी लगाएंगे तो ड्राइव का ये जो ई है ना, ये रिमूव हो जाएगा और इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये चार बातें इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को सीखने के लिए। अब मैं आपको उस सेंटेंस को बना के दिखाता हूं। तो देखिए, मैं इस सेंटेंस को जब बनाऊंगा तो मुझे ये पता है कि आई अगर मेरा सब्जेक्ट है, अगर मेरा सब्जेक्ट आई है तो आई के लिए मैं किसका प्रयोग करूंगा? एम का प्रयोग करूंगा। तो मैंने लिखा आई एम, मैंने लिखा आई एम। तो पहला स्टेप में मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, दूसरे में मैंने हेल्पिंग वर्ब में से किसी एक को लिख दिया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो भाई लिखने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? राइट होती है। अब राइट के अंत में क्या होता है? ई होता है ना, इसलिए उसे हटा देंगे और यहां पे लिख देंगे आईएनजी। तो सेंटेंस क्या बन गया? आई एम राइटिंग। यहां तक बिल्कुल क्लियर। पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर इज़ में से एक लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी, फिर आईएनजी जोड़ा। अब बारी है ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ए लेटर। भाई सिंपल सी बात है, लेटर क्या है? एक नाउन है। और नाउन दो तरीके की होती है, एक काउंटेबल नाउन होती है और एक अनकाउंटेबल नाउन होती है। अगर लेटर को देखा जाए तो ये काउंटेबल नाउन है और यहाँ पे पत्र की संख्या नहीं बता रखी है, तो इसीलिए हम एक आर्टिकल यानी ए का प्रयोग कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर कोई ऐसी चीज है जिसे आप काउंट नहीं कर सकते तो वहां पे कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। तो हमने लिखा आई एम राइटिंग ए लेटर। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सी बात। अब स्कूल में, अब लास्ट में किसकी बारी होती है? एक्स्ट्रा की। स्कूल में, तो स्कूल क्या एक छोटा सा स्थान है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? एट। अगर बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े देश, बड़े बड़े महाद्वीपों के लिए जो बड़े स्थान होते हैं उनके लिए हम इन लगाते हैं, और जबकि जो छोटे छोटे स्थान होते हैं उनके लिए हम एट लगाते हैं। ये स्कूल क्या है? एक्चुअल में ये भी एक नाउन है, पर ये एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। देखिए, ऑब्जेक्ट हमारा पत्र भी है और ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल भी है, बट ये जो पत्र है ना, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि स्कूल हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट में अगर मैं आता है तो हम इन भी लिखते हैं, एट भी लिखते हैं, डिपेंड करता है कि वो छोटा स्थान है या फिर बड़ा। स्कूल छोटा है तो हम इसलिए क्या लिख देंगे? एट लिखेंगे, एट होम। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट। देखा आपने कितना इजी है इंग्लिश के, हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना, यदि आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब ये सभी छांटना जानते हैं और पहचान करना जानते हैं और रूल आपको पता हो। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, जो कि लगभग 1 घंटे का वीडियो मैंने बनाया था, तो उसको देखने के बाद इस वीडियो को देखेंगे, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड सेंटेंस को पढ़ते हैं। सेकंड सेंटेंस है हमारा, हम टीवी देख रहे हैं। हम टीवी देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो भी क्रिया होती है वो जारी होती है, तभी इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल इसे क्यों कहा जाता है? रीजन है क्योंकि इसमें कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है, कार्य चल रहा होता है, तभी इसे अपूर्ण कहा जाता है, यानी जो पूरा ना हुआ हो। यानी हम टीवी देख रहे हैं, अभी हमारे देखने की जो क्रिया है वो समाप्त नहीं हुई है, वो चल रही है। तो अब इसे इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बहुत ही सिंपल। सबसे पहले हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट। कौन टीवी देख रहा है? हम। सब्जेक्ट मिल गया। हम क्या देख रहे हैं? टीवी। ये मिल गया हमारा ऑब्जेक्ट। देखना, देखने के लिए हम अपनी आंखों का प्रयोग करते हैं, तो जो भी हम पार्ट्स ऑफ बॉडी का इस्तेमाल करके करें वो क्या होती है? हमारी वर्ब होती है, यानी वो एक्शन वर्ब होती है। तो ये हमारी क्या होगी? वर्ब हो गई। दोस्तों हमने सब्जेक्ट ढूंढा, ऑब्जेक्ट ढूंढा, वर्ब ढूंढी। अब हम पहचान करेंगे भाई ये देखना, ये जो देखना है इसका मूल रूप क्या है? देखना, देख तो ना की जगह पे क्या रहा है? अगर हम देखना मूल रूप को लिखे तो इस ना की जगह पे क्या रह रहे हैं, जो कि हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब हमने सब्जेक्ट ढूंढा, ऑब्जेक्ट ढूंढा, वर्ब ढूंढी, पहचान कर ली। अब इसे रूल के अकॉर्डिंग, सिंपल के रूल के अकॉर्डिंग हम इसे बना के दिखाते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल। सबसे पहले हमको क्या लिखेंगे? वी लिखेंगे, बहुत ही सरल। अब वी के साथ कौन सा आएगा? इज एम आर में से आर आएगा। दोस्तों मैंने भी आपको पीछे वो स्लाइड में आपको दिखाया ये। तो हम क्या लिखेंगे? आर आएगा, वी आर।
अब दोस्तों देखिए, देखने के लिए हम वॉच भी लिखते हैं और देखने के लिए हम सी भी लिखते हैं। दोनों में से कौन सा आना चाहिए? जब आप किसी भी चीज को लाइव देखते हो तो तब आप सी वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, SEE। पर जब कोई चीज आप किसी उपकरण के माध्यम से, भले वो टीवी हो, इंटरनेट हो, किसी भी उपकरण के माध्यम से देखते हो, किसी थर्ड मीडियम के माध्यम से देखते हो, तो फिर आप वॉच वर्ड का इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पे टीवी, हम कोई भी टीवी में मूवी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो हम लाइव नहीं देख रहे होते हैं, उसे हम किसी उपकरण के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से देखते हैं, तभी हम क्या लिखेंगे? वॉच लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया वॉच। हमने क्या लिख दिया? वॉच। तो वी आर वॉच। अब वॉच को हमने क्या लगाना है? ING लगाना है। पहले सब्जेक्ट लिखा, इज एम आर में से कोई एक लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी, अब बारी इज एम आर की, सॉरी ING की। तो हमने लिखा वी आर वॉचिंग, वी आर वॉचिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है? टीवी। अब टीवी भी क्या है? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? काउंटेबल। क्या संख्या बता रखी है? नहीं बता रखी, तो हम क्या लिखेंगे? ATV। ये हमारा कोई सेंटेंस बन गया। तो देखा आपने कितना इजी है, वी आर वॉचिंग ATV, सिंपल। अगर आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, यहां से जो आर है ना, ये हटा दो और ING हटा दो, हमारा बन गया। हमारा क्या बनेगा? वी वॉच ATV। अगर पहले सेंटेंस को देखो तो यहां से M हटा दो, यहां से ING हटा दो, तो क्या बनेगा? आई राइट ए लेटर एट होम। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही ज्यादा सरल, ये चीज समझना है। देखिए, तीसरा सेंटेंस में अब आपको बना के दिखाऊं कि तुम पतंग उड़ा रहे हो। मैंने एक सेंटेंस बोला तुम पतंग उड़ा रहे हो, तो सेंटेंस में कर्ता ढूंढना है। कौन पतंग उड़ा रहा है? तुम। ये हो गया हमारा वाक्य का कर्ता। तुम क्या उड़ा रहे हो? पतंग। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। फिर उड़ाना, उड़ाने के लिए हमें दिमाग का, हाथ का, पैर का, आंखों का इस्तेमाल करना पड़ता है, तभी हम पतंग उड़ा पाएंगे। नेचुरल सी बात है। तो उड़ाना हमारी क्या हो गई? वर्ब। अब हमने हमारा पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। तो हमारी वर्ब के लास्ट में देखिए, उड़ाना ना की जगह पे क्या आ रहा है? रहे हो, जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बता रहा है। तो सबसे पहले हमें तुम के लिए इंग्लिश क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे। बहुत ही सिंपल। यू के साथ क्या आएगा? इज एम आर में से आर आएगा। बहुत ही सरल सी बात। यू आर, हमने क्या लिखा? यू आर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उड़ाने को हम बोलते हैं फ्लाई। उड़ना और उड़ाना दोनों के लिए फ्लाई वर्ड का इस्तेमाल होता है। हम इसमें ING लगा देंगे क्योंकि पहले सब्जेक्ट लिखना है, इज एम आर में से एक, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING। बहुत ही सिंपल, जिसकी पहचान उसका रूल, सिंपल सी बात। तो यू आर फ्लाइंग। अब देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? पतंग। पतंग भी काउंटेबल नाउन है, क्योंकि पतंग एक वस्तु का नाम है और किसी भी वस्तु के नाम को हम नाउन कहते हैं। नाउन को अगर गिनती के हिसाब से बांटें तो एक काउंटेबल है और एक अनकाउंटेबल है। तो भैया सिंपल सी बात है, पतंग भी हमारी काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे इसकी संख्या नहीं बता रखी है, तो हम एक मान के चलेंगे, इसलिए ए लगा देंगे। यू आर फ्लाइंग ए काइट। हमने क्या लिखा? यू आर फ्लाइंग ए काइट। सिंपल सी बात, कितना सरल है। अब बढ़ते हैं अपने चौथे सेंटेंस की तरफ। चौथा सेंटेंस है हमारा, वह मेरे लिए खाना बना रही है। मैंने कहा वह मेरे लिए खाना बना रही है, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। कौन? वह। कौन मेरे लिए खाना बना रही है? वह, कर्ता हो गया। वह मेरे लिए क्या बना रही है? खाना। ये मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। बनाना, बनाने के लिए शरीर के अंगों का प्रयोग करना पड़ेगा दोस्तों, तो बनाना हमारी क्या हो गई? क्रिया हो गई। उस ना के बराबर, देखिए ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब। अब जो बाकी बच गया ये क्या हो गया? मेरा एक्स्ट्रा हो गया दोस्तों, यानी रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस हो गया। अब हमने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और एक्स्ट्रा छाट लिया। इसके बाद हमें क्या करना है? पहचान करनी है। बनाना ना की जगह पे क्या आ रहा है? रही है, जो कि साफ साफ बता रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो रूल भी किसका लगेगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। कौन सा लगेगा? सिंपल,
क्योंकि यहाँ पे नहीं भी नहीं है और क्या भी नहीं है। अभी मैं आपको इंटेरोगेटिव भी बनाना सिखाऊंगा, नेगेटिव भी बनाना सिखाऊंगा, बट पहले थोड़ा सा आपको इसके बारे में मैं समझाना चाहता हूँ। तो वह मेरे लिए खाना बना रही है, यानी कोई लड़की है, लड़की, और वह के लिए हम क्या लगाएंगे, शी लगाएंगे। लड़का होता तो क्या लगाते ही, और लड़का लड़की छोड़ के कोई और है तो हम क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। इस बात को आप याद रखें। तो हमने लिखा शी। अब शी के साथ क्या आएगा, इज एम आर में से क्या आएगा, इज आएगा दोस्तों, क्या आएगा, इज। हमने लिखा शी इज। अब बनाना, बनाने के लिए हम मेक भी लिखते हैं, बनाने के लिए हम कुक भी लिखते हैं, बनाने के लिए हम बेक भी लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेक का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम कोई ऐसा खाना बना रहे होते हैं जो लिक्विड होता है, जैसे शिकंजी हो गया, चाय हो गया, इनके साथ हम मेक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे किसी भी लिक्विड का। और कोई भी खाना ऐसा सॉलिड खाना हो या सिर्फ खाना हो, उसके लिए हम कुक का प्रयोग करेंगे। और दोस्तों कोई जंक फूड हो, कोई ऑयली फूड हो, यानी बेकरी फूड हो, जैसे केक हो गया, सैंडविच हो गया, उसके लिए हम बेक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो मेक, कुक और बेक, इन तीनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है, बट अलग अलग सेंस में। ये बात आपने याद रखनी है। तो शी इज कुकिंग, अभी यहाँ पे केवल खाने के बारे में किया है, तो शी इज कुकिंग, COOK, मैं थोड़ा सा गलत हो रहा है, तो COOKING यानी कुकिंग, शी इज कुकिंग। अब खाने को हम क्या बोलते हैं भाई, हमारा सब्जेक्ट लिख दिया, इज एम आर में से एक लिख दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दिया, ING लिख दी। अब बारी किसकी है, ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फूड, फूड भी लिख सकते हैं, मील भी लिख सकते हैं। देखिए और मैं बताऊं अगर फूड के बारे में, तो सुबह के खाने को हम क्या कहते हैं, लंच, ब्रेकफास्ट कहते हैं, दोपहर के खाने को हम लंच कहते हैं, शाम के खाने को हम स्नैक्स कहते हैं, और रात के खाने को हम डिनर कहते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकूं, मैं ये मानता हूं कि ऐसी बार मैं बताता हूं तो विद्यार्थियों को ये बातें याद हो जाती हैं। तो शी इज कुकिंग फूड और मील। अब आ जाता है मेरे लिए। अब मेरे एक क्या है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, और लिए क्या है, एक प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, के लिए हमेशा क्या आता है दोस्तों, फॉर आता है, और मेरे के लिए यहाँ पे क्या आएगा, मी आएगा दोस्तों। तो मैंने अब पूरा सेंटेंस लिखा, शी इज कुकिंग फूड फॉर मी। हैव यू गॉट माय पॉइंट, बहुत ही सिंपल। अब बनाते हैं पांचवा सेंटेंस। देखिए, प्रिया गुप्ता किताब पढ़ रही है, मैंने सेंटेंस लिखा, प्रिया गुप्ता किताब पढ़ रही है। कौन, प्रिया गुप्ता। क्या पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है। पढ़ना क्या है, सिंपल सी बात, वर्ब है, क्योंकि पढ़ने के लिए आंखों का, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, और जो भी एक्टिविटी आप शरीर के अंग के माध्यम से करते हैं वो आपकी वर्ब कहलाती है, एक्शन। अब यहाँ पे रही है आ रहा है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब इसे इंग्लिश में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, प्रिया, प्रिया हमने लिखा, प्रिया लिख दिया, गुप्ता लिखा, प्रिया गुप्ता, सिंपल सी बात, प्रिया गुप्ता। दोस्तों अगर आपको ये नाम लिखने में भी प्रॉब्लम होती है और आपको बहुत सारी परेशानियां हैं, आप हिंदी इंग्लिश के नामों को लिखने में दिक्कत करते हो, तो इसका भी आप डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसका जो पहला वीडियो है उसको अगर आप देखेंगे तो आपको काफी फायदा पहुंचेगा। आप जरूर देखना वो वीडियो अगर आपको नाम लिखने में प्रॉब्लम है तो हमने लिखा प्रिया गुप्ता। अब देखिए प्रिया गुप्ता लिखा, अब इज एम आर में से कोई एक आएगा, क्या आएगा आप मुझे बताइए, इज आएगा, क्योंकि ये क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। तो मैंने लिखा प्रिया गुप्ता इज, मैंने लिखा प्रिया गुप्ता इज लिख दिया। अब पढ़ने को हम क्या बोलते हैं, रीड, पढ़ने को हम स्टडी भी बोलते हैं। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए डिफरेंस है, जो रीड है ना वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब यानी साकर्मक क्रिया है, यानी ये कर्म के साथ आती है, और जबकि जो स्टडी है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी वो आकर्मक क्रिया। अगर मैं कहूं कि मैं पढ़ रहा हूं, मैंने कहा मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं था। अगर मैं यूं कहूं कि मैं किताब पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग ए बुक, आई एम रीडिंग ए बुक, तो बुक के साथ हमेशा रीड आएगा, और अगर सिर्फ पढ़ना आ रहा है, अध्ययन करने की बात की जा रही है तो स्टडी आएगा। याद रखनी है ये बात आपको। तो प्रिया गुप्ता इज रीडिंग, रीडिंग ING लगा दिया,
ए बुक, बुक भी हमारी क्या है, काउंटेबल नाउन है। तो इसलिए दोस्तों काउंटेबल नाउन के साथ अगर संख्या नहीं बता रखी होती है तो ए लगाया जाता है। ये हमारे आर्टिकल्स हैं दोस्तों। तो ये मैंने बना के दिखा दिया आपको कैसे प्रयोग करना। अब इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव, देखिए नेगेटिव और इंटरोगेटिव की बात कहूं तो ये जो हमारे तीन हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, और जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके बीच में अगर हम नोट लगा देते हैं तो ये बन जाता है नेगेटिव। जैसे अगर हम यहाँ पे नोट लगा दें, यहाँ पे नोट लगा दें, यहाँ पे नोट लगा दें, यहाँ पे और यहाँ पे नोट लगा दें, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, नेगेटिव। और अगर हमें इंटरोगेटिव बनाना है तो इसी हेल्पिंग वर्ब को अगर हम सब्जेक्ट से पहले ले आए तो वो बन जाता है इंटरोगेटिव। अगर इस एम को हम आगे ले आए, इस आर को आगे ले आए, इस आर को आगे ले आए, इस इज को और इस इज को हम आगे ले आए तो ये बन जाएगा इंटरोगेटिव। इस चीज को अगर आप बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहें। मैं आपको एक टेबल के माध्यम से ये समझाता हूं जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने उन्हीं सेंटेंस को जो अभी मैंने आपको बनाए उनके नेगेटिव और उनके इंटरोगेटिव तीनों लिख रखे हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो देखिए पहला सेंटेंस तो मैंने आपको बना ही दिया। इसको हमने कैसे लिखा था, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर एट स्कूल, मैंने ये लिख दिया। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाना बहुत इजी होता है, बहुत ही सरल सी बात। बस आप फोकस रखें कि ये जो एम है और ये जो राइटिंग है, ठीक है, हमेशा नोट की जो प्लेसमेंट होती है ना, नोट जब भी लगता है वो हमेशा कहां लगता है, हमेशा देखिए याद रखना कि वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगता है। बहुत ही सिंपल, अगर एक ही हेल्पिंग वर्ब है, अगर हेल्पिंग वर्ब का पेयर है, दो हेल्पिंग वर्ब है तो उन दोनों के बीच में लगता है। ये बात अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे नहीं आ रखा है इसलिए ये नेगेटिव है। तो हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर एट स्कूल। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं स्कूल में पत्र नहीं लिख रहा हूं। अब मैं इंटरोगेटिव बना रहा हूं। तो देखिए आप यहां पे ही फोकस करो। इसके बाद अगर आपने नॉट लिखा तो क्या बन गया, नेगेटिव। और इसी को अगर आप सब्जेक्ट से पहले ले आओ तो ये बन जाएगा इंटरोगेटिव। तो रूल याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको केवल कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आप इज एम आर के बाद नॉट लगाओगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा। उसी इज एम आर को अगर आप सब्जेक्ट से पहले कर दोगे तो वो इंटरोगेटिव बन जाएगा। देखिए कैसे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या मैं स्कूल में पत्र लिख रहा हूं तो मैं एम लिखूंगा, एम आई राइटिंग ए लेटर एट स्कूल, तो ये लग गया। तो देखिए तीनों सेंटेंस, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, एम आई राइटिंग ए लेटर, तो देखिए कितना इजी है। इज एम आर के बाद नॉट लगाओगे तो नेगेटिव बनेगा। उसी इज एम आर को अगर आप सब्जेक्ट से पहले ले आओगे तो वो इंटरोगेटिव बन जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है ये। अब बनाते हैं दूसरा। तो देखिए ये मैंने आपको बना के दिखाया, वी आर वॉचिंग ए टीवी। अब देखिए इसको नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल, वी आर नॉट, सिर्फ इज एम आर के बाद नॉट लगाना है और आप कहें कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपने नॉट लगाना है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, वी आर नॉट वॉचिंग ए टीवी, तो बन गया हमारा नेगेटिव। इंटरोगेटिव करना है तो इसी आर को आपने क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले ले आना है। तो आप इसको कैपिटल लिखेंगे, आर वी राइटिंग ए लेटर, सॉरी आर वी राइटिंग लिख दिया, सॉरी वॉचिंग, आर वी वॉचिंग ए टीवी, क्या हम टीवी देख रहे हैं। क्लियर सी बात है, बहुत ही सिंपल है। तुम पतंग उड़ा रहे हो, इसको मैंने कैसे बना के दिखाया आपको, यू आर फ्लाइंग ए काइट, यू आर फ्लाइंग ए काइट। नेगेटिव बनाना है, कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल, यू आर आ गया ना, आर के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। बहुत ही सिंपल सी बात, यू आर नॉट फ्लाइंग
ए काइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, तुम पतंग नहीं उड़ा रहे हो। तो नहीं के लिए नॉट आया और नॉट की प्लेसमेंट आपने याद रखनी है आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब एंड बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब एंड द मेन वर्ब। याद रखनी है ये बात। इंटरोगेटिव बनाना है तो बहुत ही सिंपल, आर को आपने क्या करना है, पहले ले आना है आर यू फ्लाइंग, आर यू फ्लाइंग ए काइट, आर यू फ्लाइंग ए काइट और इंटरोगेटिव साइन लगा देना है। कितना इजी है दोस्तों, देखिए नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना। अगर ये वाला सेंटेंस बनाऊं तो देखिए शी इज कुकिंग फूड फॉर मी, ये मैंने आपको पहले ही बना के दिखा दिया। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या लिखूंगा, शी इज नॉट कुकिंग फूड फॉर मी। तो आपने याद रखना है इसके बाद ही नॉट आना है। यही बात आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं बार बार। आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के रूल नहीं रटने, आपने कॉन्सेप्ट समझना है कि किसी भी सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखना पड़ता है और इंटरोगेटिव बनाने के लिए उसी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले कर देना होता है। जैसे कि इस सेंटेंस को मुझे इंटरोगेटिव बनाना तो मैं क्या करूंगा, इज शी कुकिंग फूड फॉर मी, इज शी कुकिंग फूड फॉर मी, क्या वह मेरे लिए खाना बना रही है, ऐसा बोलूंगा। अब देखिए मैंने इसको लिखा था प्रिया गुप्ता इज रीडिंग ए बुक, प्रिया गुप्ता इज रीडिंग ए बुक, प्रिया गुप्ता किताब पढ़ रही है। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, प्रिया गुप्ता इज नॉट रीडिंग ए बुक, प्रिया गुप्ता किताब नहीं लिख रही है, किताब नहीं पढ़ रही है। इंटरोगेटिव बनाऊंगा तो इज प्रिया गुप्ता इज राइटिंग। तो ये मैंने आपको समझा दिया दोस्तों। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, ये पिछली बार मैंने जब आपको पहला वीडियो दिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तब मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो उस होमवर्क को मैं यहाँ पे आपका जल्दी करके दिखा देता हूं, आप नोट कर लेना, अपने आंसर चेक कर लेना। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको, आई सेल शूज एट तिलक नगर। तो देख आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव मैं और बोल देता हूं, आई डोंट सेल शूज एट तिलक नगर, डू आई सेल शूज एट तिलक नगर। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था पिछले क्लास में। इसी को आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी बदलना है, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पे सारे किस्म के सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट जितने होते हैं उनको दिया है। तो आप इसको ही इन्हीं सेंटेंस के पीछे जो ताऊ आ रहा है आप राहू कर दोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। यानी ये होमवर्क आप करके रखें। इसको हम कैसे बनाएंगे, वी राइट ए लेटर एट स्कूल, क्लियर है। इसका तीसरा बनाएंगे, यू ब्रेक मैंगोज फ्रॉम ट्री, तो यू ब्रेक मैंगोज फ्रॉम ट्री। चौथा सेंटेंस बनेगा, वह नागल में रहता है, इसको बनेगा ही लीव के साथ एस आएगा, ही लीव्स एट नागल, क्योंकि नागल क्या है, एक छोटे से स्थान का नाम है। तो ही लीव्स एट नागल। वह नौकरी करती है, लड़की है, यानी शी डज, डू है, करने को डू बोलते हैं, बट ये एक क्या है, एक लड़की है और लास्ट में ओ है तो हम क्या लगाएंगे, ई एच। शी डज ए जॉब, वह भोगता है। अब देखिए ना तो इंसान भोगता है ना महिला, यानी जेंट्स और लेडीज तो है नहीं, तो ये कोई जानवर है यानी कुत्ता है। और कुत्ता यानी वह, अगर किसी जानवर, किसी निर्जीव चीज के लिए या नवजात शिशु के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो हमने लिखा इट, और भौंकने को बोलते हैं बार्क, तो ये क्या हो गया, इट बार्क्स। तो आप इसके नेगेटिव इंटरोगेटिव बना लें क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा खुद से। तो देखिए वह पैसे चोरी करते हैं, तो वे के लिए हम क्या लगाते हैं, दे लगाते हैं। चोरी करने को हम बोलते हैं स्टील,
और पैसे को आप पैसे ना लिखें, मनी का सेंस है यहाँ पे, दे स्टील मनी, दे स्टील मनी। क्लियर है, बहुत ही सिंपल। सुनीता गांव में गणित पढ़ाती है, मैंने लिखा सुनीता, सुनीता टीच। अब देखो लास्ट में क्या है, सी एच है, तो क्या लगेगा, ई एस लगेगा। सुनीता टीच मैथ्स या मैथमेटिक्स एट विलेज, एट विलेज। क्लियर है। सुधीर चुनाव में लड़ता है, तो मैंने लिखा सुधीर, सुधीर। अब देखिए कुछ लोग लिखेंगे सुधीर फाइट्स इलेक्शन, नहीं, चुनाव में लड़ने का मतलब है चुनाव में खड़ा होना, तो सुधीर स्टैंड्स, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है तो ऐसा लगेगा, सुधीर स्टैंड्स इन इलेक्शन, सुधीर स्टैंड इन इलेक्शन। ये मैंने आपके लिए होमवर्क कर दिया। ये आपका होमवर्क है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी। आप इन्हें के लास्ट में बेच रहा हूं, रहे हो, ये वर्ड आप लगा दोगे तो ये किस में बदल जाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएंगे। और आप इसे जरूर करें। और अगर आपके पास कोई डाउट हो इससे लेकर, इससे रिलेटेड, तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर लिखें। और दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी हिंदी मीडियम के विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनकी हिंदी कमजोर है, प्लीज इस वीडियो को आप पूरे भारत में पहुंचाने का काम करें। ज्यादा से ज्यादा आप इसे मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में दें, ताकि दोस्तों मुझे भी फायदा हो और बहुत सारे गरीब बच्चों को भी फायदा हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियोस में। जय हिंद, जय भारत।